हेलो बच्चों, मैं रेनू। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं का क्षितिज पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। सबसे पहले हम कहानी को समझने से पहले हम करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। यूँ तो उपवन में बहुत से फूल खिलकर अपनी उपवन की सुंदरता को बढ़ाते हैं, परंतु जिस प्रकार गुलाब का स्थान उस पूरे उपवन में अद्वितीय होता है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य की वाटिका में प्रेमचंद नामक गुलाब भी अपनी सुगंध से पूरी वाटिका को महका रहा है। इसीलिए इनको उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं इनका जन्म वाराणसी के निकट लम्ही नामक स्थान पर सन 1880 में हुआ था और बचपन का नाम इनका धनपत राय था। और इनका जो बचपन था बहुत ही अभावों में बीता था, क्योंकि पिता की मृत्यु होने के कारण घर की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर आ गई थी और 10वीं पास करते ही प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बन गए थे और नौकरी करते हुए उन्होंने अपनी BA तक की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद उनकी नियुक्ति स्कूल इंस्पेक्टर के रूप में हुई। कुछ समय पश्चात गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पूरी तरीके से अपने लेखन कार्य के लिए समर्पित हो गए। और इनका जो लेखन था वो सिर्फ समाज सुधार और राष्ट्रीय जागरण ही इनका प्रमुख विषय रहा। इन्होंने देशभक्ति का स्वर, देश प्रेम की भावना इनके हर कहानी, हर उपन्यास में, हर रचना में दिखाई देती रही और देशभक्ति और देश प्रेम के कारण ही शायद इनकी जो एक रचना थी सोजे वतन, उसको तुरंत ही अंग्रेजी सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया था। इनकी अधिकांश कहानियों में दीनहीन किसानों, ग्रामीणों, शोषितों की दुर्दशा का चित्रण इन्होंने किया है और समाज की जो बुराइयां हैं जैसे दहेज, नशाखोरी, शोषण, बेमेल और बहुविवाद, ऊंच नीच, छुआछूत, इन सब का भी इन्होंने अपने साहित्य में अपनी रचनाओं के माध्यम से उन सारी समस्याओं को बखूबी दर्शाया है और उन पर व्यंग्य के साथ साथ उनको किस तरीके से हम समाज से समाप्त कर सकते हैं वो रास्ता भी इन्होंने दिखाया है। इन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियाँ लिखी और 11 उपन्यास लिखे हैं। इनकी कहानियाँ मानसरोवर नाम की कहानी संग्रह में 8 भागों में संकलित हैं। अब हम देखते हैं पाठ का सारांश। जो यहाँ पर आपका पहला पाठ है दो बैलों की कथा, ये इसकी गणना मुंशी प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में की जाती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में हीरा और मोती नामक दो बैल हैं और ये दोनों बैल भारतीयों के, जो सीधे साधे भारतीय होते हैं, उनका प्रतीक है, जो आज़ादी के लिए बार बार संघर्ष करते हैं और अंत में उसे पा ही लेते हैं। पूरी कहानी में हम देखेंगे कि वो किस प्रकार अपनी आज़ादी को पाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं और वो हार नहीं मानते और वो अंत में उसे पा ही लेते हैं। उनके मालिक का नाम है झूरी काछी। और हम देखते हैं अब कहानी। सबसे जो पहला भाग है कहानी का, उसमें दर्शाया है कि जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। हमने देखा होगा कि जब भी हम किसी को मूर्ख की उपाधि देते हैं तो हम कह देते हैं वो तो बिल्कुल गधा है। तो और यहाँ गधा क्यों माना जाता है, गधे को बुद्धिहीन क्यों माना जाता है, उसका कारण है उसका सीधापन, उसकी सहनशीलता और उसके यही गुण उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में ला देते हैं। क्योंकि जिस प्रकार ऋषि मुनियों के लिए लाभ हानि, सुख दुख सब कुछ बराबर होता है, वैसे ही गधे पर भी किसी भी परिस्थिति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो हर परिस्थिति में सम बना रहता है। गधे से कुछ कम जो हम दूसरे नंबर पर रखते हैं उसका एक भाई भी हम जिसको कह सकते हैं और जिसे बैल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये कभी कभी अड़कर
कभी कभी अड़ियल बनकर अपना जो असंतोष होता है उसको भी प्रकट कर देता है, जबकि गधा ऐसा नहीं करता। और इस कहानी में झूरी काची 2 बैल हैं, हीरा मोती, जो पछाई जाति के हैं। पछाई जाति मतलब पश्चिमी जाति के, और दोनों बैल ऊंचे डील डोल वाले, अच्छे हष्ट पुष्ट हैं, अपने काम में चौकस हैं। दोनों में इतनी घनिष्ठ मित्रता है कि दोनों एक दूसरे की मन की बातों का अनुमान लगा लेते थे। वो साथ साथ रहते, खाते पीते, हंसी मजाक के लिए दोनों एक दूसरे से सींग भी मिला लिया करते थे। और जब काम की बारी आती तो दोनों ये कोशिश करते थे कि मेरे कंधे पर ही अधिक भार रहे, मेरे मित्र को कम वज़न लगे। दिन भर काम करने के बाद एक दूसरे को सूंघकर दोनों एक साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही खाना बंद करते थे। एक बार संयोग से ऐसा होता है कि झूरी ने अपने दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। बैलों ने समझा कि उन्हें बेच दिया गया है और बैलों को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें लेके जाने में, उस घर से और उनके ससुराल तक लेके जाने में झूरी का जो साला था गया, उसे बहुत परेशानी हुई। गया उन्हें आगे खींचता तो वो पीछे को बल लगाते। गया के घर की नई जगह, नए लोग उन्हें अच्छे नहीं लग रहे थे। और जब रात को सब सो गए तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और रस्से तोड़ाकर वो भाग गए। और सुबह होते होते वो अपने घर में वहीं पर उसी स्थान पर पहुंच गए जहां वो खाना खाया करते थे। दोनों के गले में गराव था, कीचड़ से सने हुए पैर, और आंखों में विद्रोह में गुस्सा भी था और प्रेम भी था अपने मालिक के प्रति। मालिक ने देखा तो सब जो गांव के लड़के थे वो उनका स्वागत करने लगे कि देखो इतनी दूर से आ गए। कोई उनके लिए रोटियां, गुड़, चोकर, भूसी लेकर आ रहा था। और पत्नी पर उनकी नाराज़ हुई कि मेरे मायके से ये दोनों भाग आए हैं, और उन्हें खाना ना देने का भी आदेश उन्होंने अपने नौकर को दे दिया। दूसरे दिन झूरी का साला दोबारा से बैलों को ले जाने लगा। इस बार उन्हें गाड़ी में जोता गया और अपने घर लेकर गया। मोटी मोटी रस्सियों से बांधा गया। उन्हें खाने के लिए सूखा भूसा डाला गया। और बैलों को लगा कि ये उनका एक अपमान था, क्योंकि उन्हें कभी इस तरीके का खाना नहीं दिया गया था। गया ने अगले दिन उन्हें हल में जोता तो बैलों ने कदम आगे ही नहीं बढ़ाए। और जो उनमें से एक बैल था हीरा की नाक पर वो जो गया था वो डंडे बरसाने लगा कि ये किसी तरह आगे बढ़े और खेत को जोते। अब मित्र जो था मोती, उसको बड़ा गुस्सा आ गया कि मेरे जो मित्र हैं हीरा, क्योंकि हीरा थोड़ा सहनशील स्वभाव का था और मोती थोड़ा सा उग्र स्वभाव का था, उसको ज़्यादा समय के लिए बर्दाश्त नहीं होती थी। वो आग बबूला हो गया और हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ सब टूट गए और दोनों के गलों में अगर बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो शायद वो पकड़ में नहीं आते। गांव के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। उनके हाथ में लाठियाँ भी थी। मोती मुकाबला करने को तैयार था, पर हीरा ने उसे शांत करा दिया। रात के समय फिर उन्हें सूखा भूसा डाला गया। घर के लोग भोजन करने लगे। उसी समय एक छोटी सी लड़की उनके लिए 2 रोटियां लेकर आई। दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर वो चली गई और ये उसका प्रतिदिन का नियम बन गया। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, शाम को थान पर जब बंध जाते तो वो लड़की 2 रोटियां उन्हें खिला जाती। वो जान चुके थे कि जो ये लड़की है इसकी माँ मर चुकी है। सौतेली माँ उसे सताती थी। मोती ने हीरा को उसे सौतेली माँ को सींग से फेंक देने के लिए कहा। हीरा ने कहा कि चलो मोती, इसको हम उठा के फेंक देते हैं, और ये लड़की को बड़ा तंग करती है। और लड़के से दोनों का अटैचमेंट हो गया था, वो जुड़ गए थे आत्मीयता के रिश्ते से। तो पर हीरा उसे समझाता है कि औरत जात पर सींग चलाना हमारे धर्म नहीं है। तो यहाँ पर लेखक ने महिलाओं के प्रति जो अपनी सोच है उसको दर्शाया है कि जब एक पशु होकर इतना समझ रखता है कि हमें महिलाओं पर हाथ नहीं उठाना, तो समाज में पुरुषों की स्थिति क्या होनी चाहिए। और एक दिन लड़की ने दोनों की रस्सियाँ खोल दी और दोनों वहाँ से भाग गए। और आगे आगे हीरा मोती आगे और जो मालिक था इस समय गया, उसका साला, वो उनके पीछे पीछे दोनों भागने लगे। और भागते भागते वो अब रास्ता भटक गए थे। नए नए गांव, खेत मिलने लगे थे। अपने मालिक के घर वो नहीं पहुंच पाए थे और दोनों भूख से व्याकुल हो गए थे। और दोनों जाकर एक खेत में मटर चरने लगे। मटर खाते खाते उन्होंने देखा कि एक सांड आ गया है, और उससे भिड़ने का मतलब था उनका मरना, क्योंकि सांड बड़ा बलशाली होता है। और दोनों बचना भी चाहते थे पर कोई रास्ता नहीं था। और दोनों ने भागने
भागने को कायरता समझी। मतलब जब हमारे सामने समस्या हो तो हमें उस समस्या से भागना नहीं है, उसका सामना करना है। और दोनों ने ये निश्चय किया कि अब हम एकता के साथ इससे लड़ेंगे, और दोनों ने पूरी जो प्लानिंग थी वो अपनी उससे लड़ने के लिए बना ली। उन्होंने तय किया कि एक के झपटने पर दूसरा उसके पेट में सींग घुसा देगा, और सांड से दोनों एक साथ लड़ने लगे। और सांड को ये अनुभव भी नहीं था कि किस तरीके से दोनों से लड़ा जाए, और सांड को उन्होंने इतना तंग कर दिया कि बिल्कुल उसे बेहोश करके गिर दिया। हीरा उसे जान से मोती उसे मार देना चाहता था, पर हीरा उसे समझाता है कि जो घायल हो या लाचार हो उस शत्रु पर हमें वार नहीं करना चाहिए। और उसके बाद वहीं पर वो जब मटर खा रहे थे थोड़ी दूर और आगे चलने पर, तो वहाँ देखा कि लोगों ने उसे पकड़ लिया उनके, क्योंकि कीचड़ में पैर फंसे हुए थे। वहाँ से चाहता तो हीरा भाग सकता था, क्योंकि सिर्फ पहले मोती को पकड़ा गया था, पर हीरा उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो हर परिस्थिति में अपने दोस्त के साथ रहता है, और दोनों को पकड़कर एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जो उनके लिए बिल्कुल नई थी। ये था काजी होस। काजी होस कहते हैं जहाँ पर पशुओं को एक साथ रख दिया जाता है, और उनको मारने से पहले, उनको बेचने से पहले उनकी जो स्थिति होती है। दोनों के जीवन में पहली बार ऐसा हुआ था कि उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला। अब उन्हें लग रहा था इससे अच्छा तो गया का घर था, वहाँ कम से कम हमें सूखा भूसा तो मिलता था। यहाँ पर जहाँ काजी होस में वो बंधे थे, कई भैंसें भी थी, बकरियाँ, घोड़े, गधे, पर चारा किसी के सामने नहीं था। सारा दिन दोनों ने चारे का इंतज़ार किया, कोई चारा लेकर नहीं आया। दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर उससे क्या होता? दोनों वहाँ से निकल भागने की योजना बनाने लगे, क्योंकि दोनों ही स्वतंत्रता चाहते थे। और जो उस बाड़े की दीवार थी जहाँ उन्हें बंद किया गया था, वो मिट्टी की बनी हुई थी। अब हीरा थोड़ा सा था ही गुस्सैल, उसने सींग मार मार कर वहाँ की मिट्टी गिरा दी। उस बाड़े का जो चौकीदार था वो हाजिरी लेने आता था। उसने जब ऐसा देखा तो उसने डंडे मारे उसको, और मोटी मोटी रस्सियों से उसको बांध दिया। अब इतना होने पर भी दोनों ने दीवार को गिराना जारी रखा। अब हीरा की जगह, मोती की जगह भी ये प्रयास करने लगा था हीरा। वो सोच चुके थे कि मरना तो हमें है ही, तो हम क्यों ना प्रयास करके ही मर जाएं। और कुछ समय बाद वो आधी दीवार गिर गई। उसके गिरते ही जो घोड़ियाँ थी, बकरियाँ थी और भैंसें वहाँ से भाग गई। पर अब गधे अभी भी भागे नहीं थे, वो डर के मारे भागने नहीं चाहते थे। अब यहाँ पर जो हीरा और मोती हैं वो उन्हें समझाते हैं, उन्हें धक्का दे देकर वहाँ से बाहर भगा देते हैं। अब यहाँ पर मोती चाहता तो वो भाग सकता था, पर वो उसका साथ नहीं छोड़ना चाहता, और वो वहीं पर ही बंधा रहता है, क्योंकि एक तो उसमें से रस्सी से बंधा हुआ था, पर दूसरा उसका साथ नहीं छोड़ता। और एक सप्ताह तक दोनों बिना चारे के वहीं पड़े रहते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं। और उसके बाद उन्हें बेचने की जब बारी आती है तो बाहर निकाला जाता है, पर ऐसे मरियल बैलों का कोई ख़रीदार ना था। और अंत में एक दड़ियल जिसकी आंखें लाल और गुस्सैल था, वो उन्हें देखता है, और वो बड़े डर जाते हैं और उनके नीलामी होती है, उन्हें खरीद लिया जाता है। हीरा मोती गिरते पड़ते जब उसके पीछे पीछे चलते हैं, जो उनका नया खरीदार था, रास्ते में चलते चलते उन्हें लगता है कि रास्ता कुछ जाना पहचाना है, और ये रास्ता था उनके मालिक झुरी के घर का। और दोनों वहाँ से फिर दोबारा से प्रयास करते हैं अपने घर की तरफ। इतने कमज़ोर होने के बाद भी अपने घर का रास्ता देखते ही दोनों के अंदर दोबारा से फुर्ती आ जाती है, और वो अपने घर की तरफ दौड़ जाते हैं और अपने मालिक के पास पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर वो उस दड़ियल बूढ़े को भी मारकर भगा देते हैं। इस तरीके से हमने कहानी में देखा कि दोनों ही जो पशु थे वो पूरी कहानी में अपनी आज़ादी के लिए प्रयास करते रहते हैं, और अंत में वो उस प्रयास पर सफल हो भी जाते हैं। और काजी होस का हमने देखा कि काजी होस में पशुओं की हाज़िरी ली जाती थी, और जिसका कारण था कि पशुओं की संख्या पता चलती रहे, कोई बीमार हो तो उसका पता लगाया जाए, अगर कोई उत्पात करने वाला कोई पशु हो तो उसकी व्यवस्था अलग की जाए। और छोटी बच्ची के लिए बैलों के मन में प्रेम इसलिए उमड़ आया था क्योंकि उसकी सौतेली माँ उसे सताती थी, और हीरा मोती पर भी अत्याचार हो रहा था, तो उन्हें लगा था कि हम दोनों की परिस्थितियाँ एक जैसी है। छोटी बच्ची माँ के मरने
को अपना दुर्भाग्य समझती थी और हीरा मोती अपने मालिक से बिछड़ने को अपना दुर्भाग्य समझते थे। छोटी बच्ची छल प्रपंच से भी दूर थी और उसका जो मन था वो हीरा मोती के अत्याचार को देखकर वो द्रवित हो गया था। और हमने कहानी में देखा कि बहुत से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं, जैसे एक सच्ची मित्रता, दोनों मित्रों के बीच में एक बहुत गहरी मित्रता है और हर परिस्थिति में वो एक दूसरे का साथ छोड़ने को तैयार नहीं होते, हर परिस्थिति में वो एक दूसरे का साथ बने रहते हैं, मिलजुल कर रहने की भावना। जैसे हमने देखा कि सांड से लड़ने की जब बारी आती है, अगर अकेला लड़ता तो शायद वो जिंदा ना बचता, और एकता की शक्ति को यहाँ उस कहावत को उन्होंने पूरा किया है। निस्वार्थ परोपकार की भावना, जब हीरा और मोती कांचीहोस की दीवार गिराकर वहाँ के जानवरों को भगाते हैं तो ये दिखाई देता है कि उनके अंदर निस्वार्थ परोपकार की भावना थी और वो स्वयं उन सबको भगा देते हैं और खुद वहाँ बंधन में पड़े रह जाते हैं। नारी जाति के सम्मान की भावना उन दोनों के अंदर थी कि छोटी बच्ची को जो सताने वाली सौतेली माँ का बुरा व्यवहार देखकर भी वो उसको उठाकर नहीं फेंकते, वो उसको नहीं मारते। स्वतंत्रता प्रिय थे वो दोनों कि कहीं पर भी वो बंद कर नहीं रह पाए, अपने स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। धर्म परायणता उनके अंदर थी कि हीरा और मोती के द्वारा पीटे जाने पर भी वो अंत तक भी वो किसी की जान नहीं लेते, और चाहे वो लास्ट में उनका दड़ियल वो जो बूढ़ा मालिक था वो हुआ, या फिर जहाँ पर सांड से लड़ने की बारी आई थी वो बेहोश होकर गिर गया था, वहाँ पर भी वो अपने धर्म का पालन करते हैं। इस तरीके से हमने कहानी में देखा कि मुंशी प्रेमचंद जी ने समाज की समस्याओं को किस तरह उभारा है, उकेरा है, और इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं वो मैं आपको नोट्स के साथ दे दूँगी। धन्यवाद बच्चों।